नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय आप सभी का एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। एसएससी जीडी का इंग्लिश सब्जेक्ट का 11 तारीख को जो पेपर हुआ था 11 जनवरी को, उसका एक सेट लेके वो मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है मेरे पास, द सेंटेंस बिलो इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एन एरर ऑफ टेंस। इसमें मुझे ये देखना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर ऑफ टेंस, मतलब मुझे टेंस का एरर देखना है, कौन से पार्ट में टेंस का एरर है। अब देखिए, आई हैज बीन विजिटिंग माई फैमिली एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई हैज बीन विजिटिंग माई फैमिली एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब पहला ऑप्शन क्या है, अगर इसने आगे मुझे आगे यूज़ किया है विजिटिंग माई फैमिली एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन, ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन, मैं अपनी फैमिली को और रिलेटिव्स को विंटर वेकेशन में मिलने जा रहा हूँ। नॉर्मली बात है, मैं अपने फैमिली और रिलेटिव्स को विंटर वेकेशन में मिलने जाना हूँ। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विजिटिंग माई, विजिटिंग माई। इसमें अगर मैं देखूँ मैं विजिटिंग माई, तो इसमें कंटिन्यूस का प्रयोग किया गया, विजिटिंग माई फैमिली एंड रिलेटिव्स, इसमें भी एरर नहीं है, फैमिली एंड रिलेटिव्स ये टेंस का एरर नहीं है ना इसमें। तीसरा देखो, चौथा ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन, ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन, इसमें कहीं टेंस का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो मेरा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें गलती क्या है, इसमें मैं देखूंगा आई हैज बीन, आई के साथ प्लूरल, आई को मैं प्लूरल में काउंट करता हूँ ना, आई को प्लूरल में काउंट करता हूँ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा या सही उत्तर जो होगा वो होगा थर्ड, और इसको करेक्शन करके मैं लिखूंगा I have been visiting my family and relatives during the winter vacation. I have been visiting my family and relatives during the winter vacation. अगर इसका मैं टेंस डिसाइड करने की बात करूँ तो है कौन सा टेंस, तो ये मेरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सही मेरा, पहले का ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया मेरा। ठीक है, तो अब चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑल द वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑल द वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली। अब मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। अब देखो मैं एक एक करके एक शब्द को देखने की कोशिश करता हूँ। द मेरा सही लिखा हुआ है। सेज, सेज का अर्थ होता है साधु। प्रीच्ड, प्रीच्ड, प्रीच्ड का अर्थ होता है आग्रह करना अथवा निवेदन करना। दैट, ये भी सही है। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड इन दिस लाइफ, टू सही है, गॉड सही है, इन दिस लाइफ सही है। अब मुझे एक एरर इसमें लग रहा है, कौन से शब्द में लग रहा है, वो लग रहा है मुझे इस शब्द में, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल। अब मैं स्पेलिंग, अगर मुझे अकाउंटेबल की स्पेलिंग पता होगी, अगर मुझे अकाउंटेबल की स्पेलिंग पता होगी तभी मैं सही कर पाऊंगा। तो अकाउंटेबल की जो सही स्पेलिंग होती है, अकाउंटेबल की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है ये अकाउंटेबल। इसका अर्थ होता है उत्तरदायी होना, उत्तरदायी होना, इसका सही अर्थ होता है उत्तरदायी होना। तो अब देखो इसमें अकाउंटेबल मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रही है, अकाउंटेबल ये भी गलत है, ये भी गलत है, अकाउंटेबल ये भी गलत है। अब देखो सही कहाँ है, ये रहा अकाउंटेबल। अब इसका अर्थ क्या हुआ, द सेज प्रीच्ड दैट, पुजारी ने या साधु ने आग्रह किया, दैट के वी आर अकाउंटेबल टू गॉड इन दिस लाइफ, हम इस जीवन में भगवान के प्रति उत्तरदायी हैं, हम इस जीवन में भगवान के प्रति उत्तरदायी हैं, मतलब हम सब ईश्वर की संतान है या भगवान के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिए जो मेरा सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, तीसरा क्वेश्चन है मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एक मुझे फिल इन द ब्लैंक दिया, उसमें ऑप्शन चूज करना है मुझे। अब देखो, ही इंडीड इज इंटेलिजेंट, वह वास्तव में होशियार है। ही इंडीड इज इंटेलिजेंट। हु दिस एंड नीड्स इन, हु का अर्थ क्या हुआ यहाँ, हु क्या काम कर रहा है, हु क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। हु काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव मतलब रिलेट कर रहा है इन दोनों को, यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब देखो यहाँ क्या आएगा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास नोटिसिंग, ही इंडीड इज इंटेलिजेंट हु नोटिसिंग दिस एंड सक्सीड्स इन मेकिंग ऑल ट्रूली ग्रेट, वह
नोटिसिंग का अर्थ क्या हुआ, नोटिसिंग का अर्थ ये हुआ किसी चीज को देखना, किसी चीज पर गहन अध्ययन करना। तो ये नोटिसिंग जो है आईएनजी की फॉर्म का प्रयोग किया, ये नहीं होगा मेरे पास, ठीक है। वाज नोटिस्ड, जब मैंने यहाँ इज का प्रयोग किया है, जब मैं यहाँ प्रेजेंट में हूँ, वह वास्तव में होशियार है, जब मैं यहाँ प्रेजेंट में चल रहा हूँ तो यहाँ पास्ट का प्रयोग कर दिया है, वाज नोटिस्ड। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाज नोटिस्ड जो है ये पैसिव फॉर्म में है मेरे पास, ये पैसिव फॉर्म में है ना, वाज नोटिस्ड पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नोटिस्ड, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नोटिस्ड। ये नोटिस्ड अगर मैं बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि पूरे टेंस में मेरे पास केवल एक ही ऐसी जगह है जहां मैं सेकंड फॉर्म का प्रयोग करता हूं, वो है मेरा पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अब ऑप्शन मेरे पास बचा कौन सा केवल ऑप्शन बचा नोटिसेस। ही इंडीड इज इंटेलिजेंट हु नोटिसेस, इसमें जो सही आंसर आएगा या ऑप्शन आएगा वो आएगा नोटिसेस। ही इंडीड इज इंटेलिजेंट हु नोटिसेस दिस एंड सक्सीडेड इन मेकिंग ऑल वर्क ट्रूली ग्रेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो मैं अब इससे अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगले क्वेश्चन कौन सा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। मुझे एक वर्ड्स का पेयर दिया हुआ है, मुझे इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब देखो, माई ब्रदर, मेरे भाई ने। अब मैं यहाँ पे देखूँ 8, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 8 और 8 का अर्थ क्या होता है, EIGHT, 8 का अर्थ होता है 8, है ना। और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास 8 का अर्थ क्या होता है, खाया, 8 का अर्थ क्या होता है, खाया, ठीक है। तो अब इसमें देखो, माई ब्रदर 8 पहला ऑप्शन में रखता हूँ, 8 मेरे भाई ने 8 मेरे भाई ने 8 एप्पल ड्यूरिंग हिज फास्ट। तो इसमें कोई सेंस निकल रहा है। अगर मैं फास्ट की बात करूं, एप्पल ड्यूरिंग ए फास्ट, जब उसने फास्ट रखा था तब उसने खाए, तो उसमें कहीं 8 दोनों 8 का सेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे वर्ब आएगी ना, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस की बात करूँ तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे तो होता है। तो यहाँ पे जब मेरे पास सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगी या वर्ब आएगी। तो यहाँ पे मैं वर्ब देखूँगा तो वर्ब मुझे पहले ऑप्शन में कौन से में दिख रही है, इसमें दिख रही है 8, लेकिन इसमें दोनों में 8 दिया हुआ है, 8 का मतलब इसमें भी खाया और इसमें भी खाया, लेकिन उसने चौथे ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या लिख रहा है, चौथा ऑप्शन मेरे पास दिख रहा है 8 एप्पल, ठीक है। मेरे भाई ने 8 सेब खाए, ड्यूरिंग हिज फास्ट, अपने फास्ट रखते समय। जब उसने फास्ट रखा था तो उसने 8 एप्पल खाए थे, तब उसने 8 एप्पल खाए थे, ठीक है। तो इस चौथे नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इस नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 8 एंड 8 मतलब खाया और 8 का मतलब 8, ठीक है। तो मैं अब इससे अगले वाले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। अब देखो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब मुझे ऑप्शन इसमें देखना है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा फिल इन द ब्लैंक। ही इज एन एब्सोल्युटली, अब मैं देखता हूँ ऑप्शन कौन सा है, स्क्रेज्ड का अर्थ क्या होता है, पागल या बौखलाया। बौखलाया का सेंस जो लगाता हूँ वो भी तो मैं पागल से ही लगाता हूँ, बौखलाया। क्रेज्ड का अर्थ जो होता है पागल है, बौखलाया। दूसरा ऑप्शन चेज, पीछा करना। अगर मैं इसका हिंदी अर्थ लिखूं, चेज्ड मेरे पास सेकंड फॉर्म का, सेकंड या थर्ड फॉर्म को दिए है ना मेरे, तो चेज्ड का अर्थ क्या हुआ, पीछा किया। तो चेज्ड का अर्थ हो गया पीछा किया। अब देखो चेस्ट, चौथा ऑप्शन क्या दिया है, चेस्ट का अर्थ क्या हुआ, छाती, है ना। चेस्ट का अर्थ क्या हुआ, छाती। तो केवल मेरे पास एक ही ऑप्शन इनमें से बच रहा है, वो है चेस्ट। इस चेस्ट का जो अर्थ होता है, पवित्र। इस चेस्ट का जो अर्थ होता है पवित्र, इसका मैं क्या लिखता हूँ, अगर इसका सिनोनियम लिखूँ, पायस भी तो पवित्र ही होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है, ही इज एन एब्सोल्यूट चेस्ट मैन, वह एक बहुत पवित्र आदमी है, ही इज एन एब्सोल्यूटली चेस्ट मैन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, चेस्ट, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मेरे पास एक शब्द दिया हुआ है आइडियल, मेरे पास एक शब्द दिया हुआ है आइडियल। अब मैं देखूं तो आइडियल का जो हिंदी अर्थ क्या होता है, आइडियल की हिंदी क्या होती है, आइडियल का अर्थ होता है आदर्श। आइडियल का जो अर्थ होता है वो होता है आदर्श, है ना। आइडियल, ही इज एन आइडियल मैन, ही इज एन आइडियल मैन, वो एक आदर्श व्यक्ति है, ठीक है। तो अब देखो इसमें मैं ऑप्शन देखता हूँ, बैड, बैड का अर्थ क्या होता है, बुरा, ही इज ए बैड मैन, तो ये तो सिनोनियम नहीं होगा इसका, ये तो सिनोनियम नहीं होगा, मुझे सिनोनियम बताना है ना, तो ये तो सिनोनियम नहीं होगा, ये तो इसका एंटोनियम हो गया, आदर्श का उल्टा बुरा। अब तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हेफ्टी, हेफ्टी का जो अर्थ होता है वो होता है भारी भरकम, हेफ्टी का जो अर्थ होता है वो होता है भारी भरकम। जैसे अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो इसमें क्या करूंगा मैं, जैसे सचिन इज अ हेफ्टी मैन, मैंने एक अगर ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन यहाँ लिख दिया सचिन इज अ हेफ्टी मैन, सचिन एक भारी व्यक्ति, भारी भरकम व्यक्ति है, तो हेफ्टी का जो अर्थ होता है वो होता है भारी भरकम। अब चौथा ऑप्शन क्या लिखा है मेरे पास, इंटैक्ट, इंटैक्ट का अर्थ होता है सही सलामत, सही सलामत, इंटैक्ट का जो शब्द अर्थ होता है वो होता है सही सलामत, सही सलामत, है ना। इंटैक्ट का जो अर्थ होता है सही सलामत। ही इंटैक्टेड हिमसेल्फ, अगर मैं एक इसको लिखूं, ही इज इंटैक्ट, वह सही सलामत है, किसमें, आफ्टर द एक्सीडेंट, आफ्टर द एक्सीडेंट, वह एक्सीडेंट के बाद सही सलामत है। इंटैक्ट का जो अर्थ है वो है सही सलामत, तो इंटैक्ट का जो अर्थ निकला मेरा वो निकला सही सलामत, मतलब एक्सीडेंट के बाद वो सही सलामत है। तो मेरा जो केवल एक ऑप्शन बचा एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का भी अर्थ जो होता है वो आदर्श होता है या बहुत शानदार, तो इसका आइडियल का जो सिनोनियम होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में दिया क्या है मेरे पास, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट मतलब आदर्श, एक अच्छा व्यक्ति, शानदार व्यक्ति। तो जो ऑप्शन 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 एक्सेलेंट, ठीक है। अब मैं इससे अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है मेरे पास, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब मुझे इसमें स्पेलिंग एरर देखनी है। अब देखो स्पेलिंग एरर में कैसे देखूँ, पहला जो शब्द लिखा हुआ है मिरेकुलस, मिरेकुलस इसका अर्थ होता है जादुई, इसका अर्थ होता है जादुई, इसका अर्थ होता है जादुई। अब इसको मैं सेंटेंस में कैसे यूज करूँगा, अब मैं किसी एक जादूगर का नाम, कोई जादूगर का नाम, जैसे मैं एक नाम लिख दे रहा हूँ सम्राट, सम्राट, एक XYZ में जादूगर का नाम ले लिया है सम्राट, सम्राट इज अ मिरेकुलस, मिरेकुलस मैन, सम्राट इज ए मिरेकुलस मैन। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मिरेकुलस मैन, सम्राट जो है वो एक जादुई व्यक्ति है अथवा वो जादू जानता है, ठीक है। दूसरा जो मेरे पास मीन दिया हुआ है, इसका दूसरा जो दिया हुआ है विजन, विजन का अर्थ क्या होता है, दृष्टि, विजन का क्या अर्थ होता है, दृष्टि। अगर मैं इसको सेंटेंस में यूज करूं, ही हैज अ ग्रेट विजन, ही हैज अ ग्रेट विजन, उसके पास एक अच्छी दृष्टि है, उसके पास एक अच्छी दृष्टि है। सक्सीडेड, सक्सीडेड का क्या अर्थ होता है, सक्सीडेड का अर्थ होता है सफल हुआ, यहाँ पे मैंने ईडी लग रहा है ना, ईडी, तो इसका अर्थ क्या होगा, सफल हुआ, सफल हुआ। तो इसमें कहीं मुझे कोई गलती नहीं दिख रही। स्कल्पचर, अब देखो यहाँ जो लिख रहा है स्कल्पचर, स्कल्पचर का जो सही इसमें से स्पेल्ड होता है वो होता है SCULPTURE। स्कल्पचर का जो सही स्पेल्ट जो होता है वो होता है SCULPTURE। इसका अर्थ होता है मूर्तिकला, मूर्ति, मूर्तिकला मतलब जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं उनमें जो एक कला पाई जाती है उसको मैं मूर्तिकला कहता हूँ। तो इसका जो सही
स्पेलिंग जो एरर है वो है इसमें स्कल्पचर की जो स्पेलिंग होती है SCULPTURE, इसका अर्थ होता है मूर्ति कला, इसका जो अर्थ होता है वो होता है मूर्ति कला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका सही आंसर है स्कल्पचर। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। मुझे एक ईडियम दी हुई है, ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास। अब इसका मैं सिराजुद्दौला's डिफीट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास का मैं अर्थ क्या लगाता हूँ? स्नेक इन द ग्रास का अर्थ होता है घास में छिपा हुआ सांप, घास में छिपा हुआ सांप, है ना, घास में छिपा हुआ सांप। तो अगर मैं कहीं से गुजर रहा हूँ, वहाँ से अगर वो इलाका थोड़ा घास वास वाला है, तो उसमें अगर घास में सांप छिपा हुआ है, अगर उसने मुझे काट लिया, तो मैं उसमें ये नहीं कह सकता कि वो सांप दिख रहा था मुझे लेकिन फिर भी उसने मुझे काट लिया। लेकिन यहाँ में दिख रहा है कि घास में छिपा हुआ सांप, मतलब कोई छिप के अगर वार करे। तो अब देखो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सही जो अर्थ होगा इसका जो अर्थ होगा छिपकर वार करना, छिपकर वार करना। या इसको मैं दूसरा भी कह सकता हूँ, आस्तीन का सांप, है ना, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? आस्तीन का सांप। ठीक है, आस्तीन का सांप। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है? अ डिसलॉयल सोल्जर, अ डिसलॉयल सोल्जर, एक सैनिक जो वफादार नहीं है, एक सैनिक जो वफादार नहीं है ना, एक सैनिक जो वफादार नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखो, ए कॉइल्ड सरपेंट, ए कॉइल्ड सरपेंट, ये भी एक ईडियम होती है, ये भी एक ईडियम होती है। इस ईडियम का नाम क्या होता है? एक कुंडलित सांप, एक कुंडलित सांप। मतलब जहीं नॉर्मली अगर हम सुने तो सुना होगा हमने, एक कुंडली मार के सांप बैठा है, कुंडली मार के सांप बैठा, तो ये वही एक कुंडलित सांप है, एक कॉइल्ड सरपेंट। चौथा ऑप्शन क्या है? ए डिवोटेड अटेंडेंट, ए डिवोटेड अटेंडेंट, एक भक्तिमय, एक भक्तिमय सेवक, एक भक्तिमय सेवक मतलब जो बिल्कुल डिवोटी है अपने गुरु के प्रति, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? ए डिवोटेड अटेंडेंट। तो इसमें क्या कह रहा है? ए स्नेक देख, आस्तीन का सांप। तो मेरे पास जो सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ए डिसीटफुल पर्सन, ए डिसीटफुल पर्सन। इसका मतलब होता है ए डिसीटफुल पर्सन, इसका अर्थ होता है धोखेबाज व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति। इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है धोखेबाज व्यक्ति। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2, ए डिसीटफुल पर्सन, ए डिसीटफुल पर्सन, धोखेबाज व्यक्ति। सिराजुद्दौला की जो मौत हुई थी वो उसके मित्र की वजह से हुई थी जिसने उसे धोखा दिया था। तो धोखा वही तो देगा जो आस्तीन का सांप, मतलब मेरे साथ भी है और मेरे पीठ पीछे वार भी कर रहा है, मतलब आस्तीन का सांप है। तो ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब मैं इससे अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। मतलब मुझे एक सेंटेंस दिया हुआ है, अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन की जरूरत होगी तो मैं वहाँ कुछ एक एडिट कर दूंगा, अगर नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन लगा। अब देखो, आई विजिटेड द हॉस्पिटल, आई विजिटेड द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में विजिट किया मैंने, आई विजिटेड द हॉस्पिटल टू इंक्वायर अबाउट आई सर्जरी, टू इंक्वायर अबाउट आई सर्जरी। अब देखो, इंक्वायर्ड अबाउट आई सर्जरी, इंक्वायर्ड अबाउट आई सर्जरी, मैं इंक्वायरी करने गया, इंक्वायर्ड अबाउट आई सर्जरी, मैं हॉस्पिटल में इंक्वायरी करने गया आई सर्जरी की। चौथा ऑप्शन देखो, इंक्वायर फॉर आई सर्जरी, इंक्वायर के साथ फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं, गलत हो गया। इंक्वायर के साथ हमेशा टू अबाउट का प्रयोग किया जाता है, इंक्वायर के साथ अबाउट का प्रयोग किया जाता है। तो इंक्वायर फॉर के साथ इंक्वायर फॉर आई सर्जरी, ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अब देखो, इंक्वायर अबाउट आई सर्जरी, इंक्वायर अबाउट आई सर्जरी, इंक्वायर्ड अबाउट आई सर्जरी। तो मैं इंक्वायरी करने जाऊँगा, इंक्वायरी करने जाऊँगा, तो मैंने यहाँ जब पहले बार में ही मैं इनको विजिटेड में हॉस्पिटल चला गया जानकारी करने के लिए, तो ये तो मैं प्रेजेंट में यूज़ करूँगा ना, और यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पास्ट में यूज़ कर रहा है।
तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इंक्वायर अबाउट आई सर्जरी। मतलब आई सर्जरी की जानकारी लेने के लिए मैं हॉस्पिटल विजिट किया मैंने। तो यहाँ जो आई सर्जरी नहीं होगा ना आई सर्जरी अगर मैं आंखों की बात करता हूं तो आंख की सर्जरी के लिए तो जाऊंगा मैं नॉर्मली, कि आई सर्जरी आंखों की सर्जरी, आंख की सर्जरी के लिए जाऊंगा। तो एक गलती जो है मेरी यहाँ में भी हो सकती है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, इंक्वायर अबाउट आई सर्जरी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हुआ मेरा वो हुआ ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इंक्वायर अबाउट आई सर्जरी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है मेरे पास, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब मेरे पास एक अंडरलाइंड शब्द दिया हुआ है, उसका मुझे अर्थ बताना है। एन ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूज्ड, एक ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है टू डिलीवर ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए, थ्रू द पेशेंट नेजल, पेशेंट के नाक द्वार से, ओरिफिस एक शब्द दिया हुआ है ओरिफिस का अर्थ होता है खुलने वाला द्वार, जहां से नाक खुलती है, जहां से नाक खोली जाती है। ठीक है, ऑर्डेंड का अर्थ होता है ठहराया, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा ऑर्डेंड का अर्थ होता है ठहराया। तो अब मैं इसमें नेजल के थ्रू किसी को ठहराया तो जा नहीं सकता, नेजल के थ्रू मैं प्रवेश ही तो करवा सकता हूँ ऑक्सीजन को, नाक के थ्रू में ऑक्सीजन का प्रवेश नेजल छिद्र जो है उसी के थ्रू तो प्रवेश करवाऊंगा, तो उसमें ठहराया नहीं जाएगा ना उसमें। अब देखो ओरिजिन का जो अर्थ होता है वो होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हुई है। ऑर्नेट का अर्थ होता है असंगत, मतलब जो सिमिलर नहीं है, असंगत मतलब उसमें फिक्स नहीं किया जा सकता, असंगत। तो मेरा जो सही ऑप्शन होगा, जैसे मैं इसकी हिंदी अगर मुझे पता है ओरिफिस खुलने वाला था तो मैं डायरेक्ट लगा दूंगा ओपनिंग, है ना। अगर मुझे ऑप्शन हिंदी नहीं पता है इसकी, तो मैं इन तीनों का देखूंगा, तो इसमें तीनों में मुझे तीनों ऑप्शन ये सारे मेरे गलत हो गए, क्योंकि इसमें असंगत, ऑर्नेट का अर्थ असंगत, ओरिजिन का अर्थ उत्पत्ति, ऑर्डेंट का अर्थ ठहराया। तो जो सही ऑप्शन होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओपनिंग, मतलब खुलने वाली जगह, ओपनिंग, द्वार। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। मुझे ईडियम का अर्थ बताना है इसमें। देखो, टू कॉल इन क्वेश्चन, मैंने नॉर्मली अगर मैं पेपर देने जाता हूँ तो उसमें मुझे दी जाती है आपत्ति। तो इस जो टू कॉल इन क्वेश्चन जो दी हुई है, इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है आपत्ति डालना या आपत्ति जताना, है ना। इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपत्ति जताना। तो अब देखो, शो इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? शो इंडिफरेंस, असंगतता या असंगतता के अलावा शो इंडिफरेंस, अंतर प्रस्तुत करना, है ना, यही तो होगा इसका, अंतर प्रस्तुत करना। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है? डिसलाइक द अरेंजमेंट, व्यवस्था को नापसंद करना, व्यवस्था को नापसंद करना। अब देखो तीसरा क्या है? टेक अ रेजोल्यूट स्टैंड, ये भी एक फ्रेज ईडियम होती है मेरे पास, एक टेक अ रेजोल्यूट स्टैंड। इसका जो अर्थ होता है, दृढ़ संकल्पित होना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है दृढ़ संकल्पित होना। मतलब इसमें जो टू कॉल इन क्वेश्चन, इसका अर्थ होता है आपत्ति जताना। मैं नॉर्मली जो पेपर देने जाता हूँ, पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, उनमें मैं अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो उस पर चैलेंज ही तो करता हूँ, आंसर की को चैलेंज ही तो किया जाता है, आंसर की पे आपत्ति तो जताई जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है मेरा? चैलेंज। मतलब टू कॉल इन क्वेश्चन का मतलब आपत्ति जताना, चैलेंज, मैं किसी को क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा हूँ तो वही तो मैं आपत्ति जताऊंगा। तो जो ऑप्शन सही होगा मेरा 11 का क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन चैलेंज। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्यूरियस, सॉरी, अगला क्वेश्चन है मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मुझे जो शब्द दिया हुआ है फीबल, शब्द दिया हुआ है एक फीबल, इसका मुझे एंटोनियम बताना है, इसका मुझे एंटोनियम बताना है। तो फीबल का जो अर्थ होता है वो होता है कमजोर। फीबल का जो अर्थ होता है वो होता है कमजोर, ठीक है। तो अब मैं देखो एक एक करके ऑप्शन देखता हूँ। एनेक्सियस, एनेक्सियस का एनेक्साइटी से बना है ना ये, चिंता युक्त या चिंताग्रस्त, इसको मैं चिंता युक्त या चिंताग्रस्त भी तो कह सकता हूँ। तो ये जो एनेक्सियस शब्द जो बना है वो किससे बना है? एनेक्साइटी से, ANXIETY, एनेक्साइटी। एनेक्साइटी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चिंता, चिंता, इसका जो अर्थ होता है वो चिंता ही तो होता है। एनेक्साइटी शब्द से बना है तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो वीक, वीक का अर्थ क्या होता है? वीक का अर्थ होता है कमजोर। वीक का अर्थ क्या होता है? कमजोर, मतलब कमजोर, जो कोई व्यक्ति कमजोर है। अब इसका क्यूरियस, क्यूरियस किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक रहना, किसी चीज को जानने की चेष्टा करना, उत्सुक रहना। क्यूरियस का अर्थ होता है उत्सुक रहना, उत्सुक रहना या उत्सुक होना, किसी चीज को जानने के लिए क्यूरियस होना। तो जो फीबल का जो इसका अर्थ है, फीबल का अर्थ है कमजोर, तो इसका जो सही एंटोनियम होगा वो होगा स्टर्डी। इस स्टडी का जो अर्थ होता है वो होता है मजबूत। स्टडी का जो अर्थ होता है मजबूत। जैसे कोई व्यक्ति फीबल हो सकता है, कोई व्यक्ति कमजोर हो सकता है, ऐसे कोई व्यक्ति स्टडी भी हो सकता है। स्टडी का मतलब कम मजबूत हो सकता है, कोई व्यक्ति मजबूत भी हो सकता है। तो इसका जो सही अर्थ है वो है मजबूत, स्टडी। सही ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 12 का होगा वो होगा मेरा पहला। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा पहला, दैट इज स्टडी। स्टडी का अर्थ होता है मजबूत, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, अब देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम मुझे बताना है। एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास कंपैशनेट, एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास कंपैशनेट, कंपैशनेट। इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दयावान। इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है दयावान। कंपैशनेट का जो अर्थ होता है वो होता है दयावान। अब मुझे इसका एंटोनियम बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास? फैशनेबल। फैशनेबल का अर्थ क्या है? जिसे फैशन की जानकारी है, जो फैशन करता है। फैशनेबल का अर्थ यही तो हुआ, जिसे फैशन का शौक है या जो फैशन जानता है, जिसे फैशन का शौक है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो, लाइकेबल, पसंद करने योग्य। एबल का प्रयोग कर दिया है ना मैं लास्ट में, तो इसमें क्या होगा? पसंद करने योग्य, पसंद करने योग्य। चौथा ऑप्शन देखो, मर्सीफुल। मर्सीफुल क्या होता है? मर्सीफुल होता है दयावान, या जैसे दया आ जाए। मर्सी का अर्थ क्या होता है? दया। तो उसमें अगर मैं देखूं तो कंपैशनेट का सिनोनियम तो मर्सीफुल हो सकता है, कंपैशनेट का सिनोनियम तो मर्सीफुल हो सकता है, लेकिन मुझसे एंटोनियम पूछा है। तो एंटोनियम किसमें? केवल एक ही शब्द है, क्रूअल। क्रूअल का अर्थ होता है क्रूर, क्रूर, जिसे दया नहीं आती है वही क्रूअल है। तो जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्रूअल, मतलब कंपैशनेट, दयावान। क्रूअल का अर्थ होता है क्रूर, तो इसका जो सही एंटोनिम होगा कंपैशनेट का वो होगा क्रूअल, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है मेरे पास? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब मुझे देखना है कि एक अंडरलाइन शब्द दिए हुए मेरे पास, उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या किसी दूसरे शब्द से? अब देखो इसमें पहला क्या दिया हुआ? माई अंकल हैज़ एन एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्ज बंगलो विच है 6 बेडरूम। मेरे अंकल के पास एक बहुत बड़ा बंगला है जिसमें 6 बेडरूम है, 5 बाथरूम है एंड 4 लिविंग रूम्स है और 4 लिविंग रूम्स है, ठीक है। तो अब देखो इसमें एक्सट्रीमली लार्ज की जगह मैं क्या प्रयोग कर सकता हूँ? देखो ग्रेट, ग्रेट का जो सेंस होता है वो महान होता है, महान व्यक्ति होगा, साम्राज्य होगा। तो यहाँ पे मैं ग्रेट का जो सेंस है वो बिल्कुल ग्रेट का सेंस ही नहीं निकाला ग्रेट्स लगाने का, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन लिखा हुआ मियर्ज, इसका अर्थ होता है कम, इसका अर्थ होता है कम, कम का मतलब थोड़ा या कम, ठीक है। तीसरा जो है ओवर साइज, ओवर साइज का मतलब साइज से बड़ा, साइज से बड़ा, साइज या आकार से बड़ा। अगर मैं कहूँ ओवर साइज टी शर्ट, ओवर साइज टी शर्ट मतलब टी शर्ट का जो साइज है वो ज़्यादा है, टी शर्ट का जो साइज है वो मेरे साइज से ज़्यादा है, तो ये ओवर साइज हो गया।
तो ये मेरे तीनों ऑप्शन यहाँ गलत हो गए, तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसका मतलब पहला कौन सा हुआ, इनॉर्मस। इनॉर्मस, इस इनॉर्मस का जो अर्थ होता है वो होता है विशाल। इस इनॉर्मस का जो अर्थ होता है विशाल या बड़ा, विशाल या बड़ा। इनॉर्मस का जो अर्थ होता है वो होता है विशाल। माई अंकल हैज़ एन एक्सट्रीमली लार्ज बंगलो विच हैज 6 बेडरूम्स 5 बाथरूम्स एंड 4 लिविंग रूम्स। तो एन एक्सट्रीमली लार्ज की जगह पे मैं इनॉर्मस का प्रयोग करूंगा, क्योंकि इनॉर्मस का जो अर्थ होता है वो होता है विशाल या बहुत बड़ा। माई अंकल हैज़ एन इनॉर्मस बंगलो, मेरे अंकल के पास बहुत बड़ा बंगला है। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज इनॉर्मस, बहुत बड़ा। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। मेरे पास एक लाइन दी हुई है, द मेडिसिन वाज सो फिल इन द ब्लैंक, कोष्टक में स्वीट दैट ए मैन हैड टू चूज शुगर एलोंग विद इट। द मेडिसिन वाज सो स्वीट, मुझे यहाँ स्वीट शब्द दिया हुआ है, इस स्वीट शब्द का मुझे एंटोनियम बताना है, स्वीट शब्द का एंटोनियम बताना है। ठीक है, तो अब मैं इसमें देखूंगा कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। अर्थ हिंदी अगर निकालने की कोशिश करूं, दवाई इतनी ज़्यादा मीठी थी दैट अ मैन हैड टू चूज शुगर एलोंग विद इट, क्योंकि उसे शुगर चूज करना पड़ा। तो अब देखो इसमें रेंसेड, इससे पहले वाले सेट में भी शायद रेंसेड शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है बासा, जिसका अर्थ होता है बासा। ठीक है, स्टेल, ऑप्शन नंबर 3 क्या है मेरे पास, स्टेल। इसका भी अर्थ जो होता है बासा या सड़ा हुआ, बासा या सड़ा हुआ। इसको मैं अगर कहूँ तो ये रोटन भी तो होता है, सड़ा हुआ, रोटन, रोटन फ्रूट, सड़ा हुआ फल। फेटेड, इसका भी अर्थ यही होता है, इसका भी अर्थ यही होता है बासा, बासा यार, सड़ा हुआ, रोटन। तो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो होगा सोर। वैसे भी अगर मैं देखूं, सोर का अर्थ होता है खट्टा, अगर मैं यहाँ सोर लिख दूं तो इसका आंसर जो सही अर्थ होगा, द मेडिसिन वाज सो सोर, जो दवाई थी वो इतनी ज़्यादा खट्टी थी दैट अ मैन हैड टू चूज शुगर एलोंग विद इट, कि उसे खाने के लिए, उस दवाई को खाने के लिए उसके साथ उसे चीनी का प्रयोग करना होगा, शुगर का प्रयोग करना पड़ा। तो जो मेरा सही ऑप्शन जो होगा 15 नंबर क्वेश्चन का वो होगा दैट इज सोर, SOUR। ठीक है, अब देखो, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब ये मेरे पास कंप्रीहेंशन वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो मैं देखो क्वेश्चन नंबर पहले एक बार पढ़ता हूँ। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ईच ब्लैंक। मुझे ये कंप्रीहेंशन पढ़ना है, जो फिल इन द ब्लैंक दिए उनको मुझे फिल करना है। ठीक है, तो अब देखो इसमें मैं क्या करूँगा, वन सर्टेन बेनिफिट और ऑनलाइन either through email or even communicating through WhatsApp nowadays is that there is a, एक जो निश्चित मेरे पास लाभ हुआ है ऑनलाइन कम्युनिकेशन का, ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन करता हूँ मैं थ्रू ईमेल, ईमेल के थ्रू, या कम्युनिकेटिंग थ्रू व्हाट्सएप या व्हाट्सएप के थ्रू नाउअडेज आजकल, इज दैट ये वो है कि देयर इज अ डिपेंडेंस ऑन पेपर, पेपर्स पर। अब मैं देखो आगे वाले लाइन के लेकर डिपेंडेंस ऑन पेपर, पेपरों पर मेरी निर्भरता, पेपरों पर निर्भरता। तो मैं ऑनलाइन चैटिंग करता हूँ या ऑनलाइन कम्युनिकेशन किसी से करता हूँ, तो क्या मुझे किसी कागज़ की आवश्यकता पड़ती है, क्या मुझे किसी कागज़ की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती, क्योंकि मैं डायरेक्ट मैसेज टाइप करता हूँ और दूसरे वाले पे चला जाता है, सामने वाले व्यक्ति पे। तो इसमें देखो ड्रेस का कोई सेंस यहाँ बनता नहीं है। अगर मैं कहूँ देयर इज ए ड्रेस डिपेंडेंस ऑन पेपर, तो ड्रेस का कोई सेंस ही नहीं बनता, इसलिए भी ये वाला मेरा ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो रेस्टलेस का जो अर्थ होता है वो होता है थका हुआ या बेचैन, थका हुआ या बेचैन। देयर इज ए रेस्टलेस डिपेंडेंस ऑन पेपर, थका हुआ या बेचैन कोई डिपेंडेंस तो होती नहीं है। ठीक है, अब देखो क्रेस्ट का जो अर्थ होता है वो चोटी होता है, क्रेस्ट का जो अर्थ होता है वो चोटी होता है या शिखर होता है, चोटी या शिखर। तो यहाँ पे चोटी या शिखर का भी प्रयोग नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है लेस, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास लेस का मतलब कम, अब देखो थ्रू व्हाट्सएप नाउअडेज दैट देयर इज अ लेस डिपेंडेंस ऑफ पेपर, मतलब जो मैं ऑनलाइन कम्युनिकेट करता हूँ किसी से ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसमें मुझे डिपेंडेंसी जो है वो पेपर पे मेरी बहुत अब कम हो गई है, बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। तो यही एक बात कहना चाह रहा है, देयर इज अ लेस डिपेंडेंस ऑन पेपर, पेपरों पर मेरी निर्भरता जो है वो कम हो गई है ऑनलाइन कम्युनिकेशन के जरिए। तो जो मेरा ऑप्शन 16 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है मेरा,
क्वेश्चन नंबर 17, ठीक हो। देखो, इट इज सेड दैट टू मेक अ टन ऑफ पेपर, 1 टन पेपर बनाने के लिए 17 ट्रीज हैव टू बी कट डाउन, 17 पेड़ों को काटना पड़ता है 1 टन पेपर बनाने के लिए। विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड फॉर पेपर टू मीट, विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड, पहले से जो डिमांड एग्जिस्ट कर रही है, पहले से जो डिमांड मेरे पास है फॉर पेपर, पेपर के लिए, टू मीट, अब देखो टू मीट वेरी नीड्स, अगर मैं नीड्स की बात करूँ तो मुझे बहुत सारे नीड्स का जो अर्थ होता है वो ज़रूरतों से लगाया जाता है। तो मेरे पास जो बहुत सारी ज़रूरतें हैं तो इसमें देखो क्या आएगा, रेयर। रेयर का अर्थ क्या होता है? रेयर का अर्थ होता है किसी चीज़ में, रेयर का अर्थ होता है जो बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, रेयर बहुत कम। रेयर का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत कम, ठीक है, बहुत कम। अब देखो कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल का अर्थ क्या होता है? कंट्रोवर्शियल का अर्थ होता है किन्हीं 2 चीज़ों में मतभेद, मतभेदिता, मतभेदिता, कंट्रोवर्शियल मतभेदिता, ठीक है। हैंडल, हैंडल का अर्थ होता है नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, हैंडल का अर्थ जो होता है वो होता है नियंत्रित करना, है ना। तो अब देखो इसमें जो अर्थ निकलेगा मेरा, विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड फॉर पेपर टू मीट वेरियस नीड्स, मेरे पास कई प्रकार की ज़रूरतें हैं जिनको मैं पूरी करने के लिए पेपरों को काटता हूँ। विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड फेयर पेपर टू मीट वेरियस, वेरियस का मतलब विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें, विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें। वैसे भी मैं अगर नीड्स देखूँ, नीड्स जो प्लूरल है, प्लूरल के जस्ट पहले मुझे किसी एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो विभिन्नता को दर्शाए। तो इस शब्दों, सारे शब्दों में अगर मैं विभिन्नता की बात करूँ तो विभिन्नता को केवल एक ही शब्द तो दर्शा रहा है, वेरियस। तो जो ऑप्शन है मेरा 17 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यहाँ से देखो पढ़ो, नीड्स इट वुड बी हॉरेंडस टू कीप, इट वुड बी हॉरेंडस, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना दिक्कत देगा, ऐसा करना दिक्कत देगा, अथवा सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब मुझे ऑप्शन फिल करना है 3rd नंबर ऑप्शन में, क्या? डिप्राइविंग। डिप्राइविंग का जो अर्थ होता है वंचित होना होता है, डिप्राइविंग का जो अर्थ होता है वो होता है वंचित होना, वंचित है वंचित रहना। क्या मैं किसी से वंचित रह रहा हूँ? क्या मैं किसी से, यहाँ पे अगर मैं सेंस की बात करूँ, नॉर्मल अर्थ की बात करूँ, तो यहाँ मैं किसी चीज़ से वंचित रह रहा हूँ क्या? तो नहीं, डिप्राइविंग, ये ऑप्शन, डिप्राइविंग का जो अर्थ होता है वो होता है वंचित रहना, ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। प्लानिंग, प्लानिंग, प्लानिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ का प्लान करना अथवा योजना बनाना, योजना बनाना, योजना बनाना, ठीक है। ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर 2 बचा है मेरे पास, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाना। इट वुड बी हॉरेंडस टू कीप इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर पेपर वर्ल्ड वाइड। अगर मैं वर्ल्ड, विश्व भर की बात करूँ तो ये एक बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी, पेपर की डिमांड को नियमित बनाए रखना, पेपर की डिमांड को नियमित बनाए रखना। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ती हुई डिमांड को अगर मैं बनाए रखता हूँ तो शायद पेड़ ही खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इसका जो सही जो अर्थ होगा अथवा सही, 1 मिनट और जुड़े रहिए साथियों। मैं आज आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस बुक को हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया है। इस बुक में आपको 20 मॉक पेपर्स और 12 सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको 2013 के, 2015 के, 2019, 2021 और 2023 के सारे पेपर इसमें कंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, ठीक है। इस बुक की स्पेशल खासियत ये है कि इस बुक में हर एक सेट के साथ हर एक सेक्शन में आपको एक QR कोड प्रोवाइड किया गया है, जिस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे वीडियो के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और इसमें वीडियो सॉल्यूशन के PDF पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्रोवाइड करी जाती है। उस PDF को पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ये बुक जरूर परचेज करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।